सुनी यूं ना गए न आए हो न आओगे न दिन ढले आओगे जन गण मन जया है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य चल जल तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष गाहे तब। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है जवानों, कैसे हो? आई नो मैंने आधे घंटे पहले बुला लिया आपको। 1 रुपए का नोट किसके पास है? ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कल है यार। अभी क्या करें, अभी क्या, अभी क्यों, अभी क्यों? कौन सा ऑप्शन सी राहुल? अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया उसका आंसर? ठीक है, ओके, मान लिया तुमने बोल दिया तो। चलो भाई, सुबह से क्या पढ़ाई किया है एक बार बता दो जल्दी से। आपके पर्स में है? हैप्पी इंडिपेंडेंट डे क्या होता है? हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। वाह 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 बालक वाह, मौज कर दी मौज। तो भैया आज पैसे की बात करने वाले हैं, तो पैसा वैसा लेके आए हो? बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो हम पढ़ लेंगे किसी और रोज, क्योंकि आज पूरा मन है पैसा पढ़ने का, ठीक है? तो आज हम पैसे की ही बात करने वाले हैं दोस्तों, पूरा अच्छे से। तो बस 1 मिनट वेट करना, बाकी लोग आ जाएं, फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं शुरू आज की। जय हिंद भाइयों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और बताओ क्या हाल है, जीवन कैसा चल रहा है आपका? चलो जी, आ जाओ भैया। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स खड़े होकर देखी एंड गॉट गूजबम्स, राइट यार, ग्रेट। कल छुट्टी रहेगी, लाइब्रेरी भी बंद रहेगा? अच्छा, ऐसा है क्या? देखेंगे यार, मतलब छुट्टी कल, कल 15 अगस्त ना। लेट्स सी कट ऑफ कितना जाता है ओटीए में। आशीष, जितने तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी सेफ रहने के लिए अब 95 राइट ना, जो ट्रेंड्स हैं उसमें अगर आप 95 प्लस जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो भैया, सो पैसा, पैसा पैसा क्या होता है? पैसा क्या कीजिएगा पैसा का, क्या कीजिएगा धनराशि का, वही हम आज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास इज ऑल अबाउट मनी, मनी मनी मनी, कि मनी क्या होता है, राइट? कुछ 200-300 लोग अभी नहीं आए हैं, रीजन क्योंकि उन्हें होश नहीं है। मैंने आपको बोला कि यार टेलीग्राम ग्रुप के आप उसमें टच में रहा करो, दिन में 2 बार 3 बार देख लिया करो। आपके मेंटर इतने से सवाल भेजते हैं, आपके मेंटर एक्सप्लेनेशन भेजते हैं, खतरनाक खतरनाक सवाल भेजते हैं। और जो जिन लोगों ने वो बायोम वाला गलत किया था ना, ओशनिक बायोम होगा उसका आंसर, पढ़ा रखा है तुमको मैंने वो, कि ओशन भाई सिंपल सी बात है यार, इतना बड़ा ओशन है, जमीन कितनी थोड़ी सी है, उसके बाद भी गलत करते हो। चलो शुरू करते हैं। तो भाई हम पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में, कि मनी हमारा क्या होता है। अभी एकदम शांत रहेंगे सब लोग, एकदम शांत होके बस मेरी बातें सुनेंगे, ठीक है? तो हमने नेशनल इनकम पढ़ लिया था इसके पहले दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में,
कि भैया जी मनी एग्जैक्टली हमारा क्या है और मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी इंपॉर्टेंट क्या है। तो जितनी भी चीजें दुनिया में आपने सुन रखी होंगी ना, मनी हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है मनी का, नैरो मनी क्या है, वाइड मनी क्या है, M1 M2 M3 M4, फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी, कमोडिटी मनी, राइट, मनी मल्टीप्लायर। उसके बाद फिर आप हमारे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे हम लोग, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है वो समझेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई करती क्या है वो हम देखेंगे, पैसे को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे हमें पैसे को इंजेक्ट करना है इकोनॉमी में, उससे होता क्या है, महंगाई कब बढ़ती है कब कम होती है, ज्यादा पैसा होगा तो सामान महंगा होता है या सस्ता होता है, उसके बाद सरकार कैसे कंट्रोल करना चाहती है, कौन कौन से आपके मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड हमारे क्या होते हैं, उसके साथ में उस पर्टिकुलर चीज का PYQ, कहने का मतलब एवरी सिंगल चीज। तो आज मनी का पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, साथ में मॉनेटरी पॉलिसी पूरा हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई के, पर्टिकुलरली महंगाई के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा अभी, ठीक है। तो भाइयों मनी का पहला काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। हर किसी को पता है लेकिन एग्जाम में कर नहीं पाते फिर भी लोग। तो हमें पता है पैसा का इस्तेमाल कहां कहां होता है भैया, हर चीज के लिए होता है। 1 रुपया भी आपको अगर कहीं पर एक सामान भी खरीदना है तो वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना, पैसा लगेगा। तो प्राइमरी फंक्शन मनी के आपके हमारे दोस्तों कई फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन। पहले हम समझ लेते हैं मनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सो फर्स्ट वी हैव प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का दोस्तों हमारा प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है, राइट। तो मनी का प्राइमरी फंक्शन दोस्तों हमारा होता है, जो सबसे मेन फंक्शन है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है भैया। भैया मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यह है कि अगर दूध तुम्हारा 50 रुपए का है, पता है पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम, है ना, पहले के टाइम पर, पहले के जमाने में दोस्तों वी हैड बार्टर सिस्टम, राइट। एक सेकंड जरा गाइस मैं एक मैसेज डलवा दूं, अरे नोटिफिकेशन भेज दो ऐप से यार कि क्लास जल्दी है, कुछ लोग आए नहीं है, ठीक है। हम्म। तो दोस्तों पहले आपका होता था बार्टर सिस्टम, जहां पर क्या था, जहां पर आप एक सामान देते थे और उस सामान के बदले में आपको दूसरा सामान मिलता था, है ना, पहले आपका ये सिस्टम था। लेकिन उसके बाद फिर आपका सिस्टम चेंज हुआ, राइट, और अब हम मनी देते हैं और मनी के एक्सचेंज में हमें कुछ मिलता है। कि मान लो दूध 50 रुपए लीटर है तो भैया हम 50 रुपए देंगे, तब जाकर उस 50 रुपए के बदले में शायद हमें 1 लीटर दूध मिलेगा, ठीक है। तो मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब अगर आपको कोई सामान चाहिए तो वहां पर बिल्कुल आपको पैसा लगने वाला है, ठीक है जी। दूसरा दोस्तों हमारा होता है मीडियम ऑफ वैल्यू, या यूनिट ऑफ अकाउंट इसी को हम बोलते हैं, मीडियम ऑफ वैल्यू, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मनी जो है वो अलग अलग सामान को एक वैल्यू देता है। कि जैसे मान लो कोई पेन 20 रुपए का मिल रहा है ना, कोई पेन आपकी 20 रुपए की है, 20 रुपए की आपकी पेन है, और हो सकता है 200 रुपए की आपकी कॉपी है, 200 रुपए की क्या है आपकी कॉपी है। तो मनी क्या करता है ना, मनी आपको एक वैल्यू दे देगा, आपके ऊपर एक ठप्पा लगा देगा कि तुम्हारी कीमत है 20 रुपए और तुम्हारी कीमत है 200 रुपए। तो यू कैन इजिली कंपेयर कि ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, समझे, ज्यादा वैल्यू बेसिकली किसकी है। तो मनी के ये दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं कि एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में मनी काम करता है, कि आपको कोई सामान खरीदना है, राइट, उधर आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करोगे। कुछ भी खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, टी शर्ट खरीदनी है, राइट, कुछ भी खरीदना है, किताब खरीदनी है, तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेगा आपका पैसा। और दूसरा होता है मीडियम ऑफ वैल्यू, कि एक वैल्यू असाइन करता है उस पर्टिकुलर गुड्स को, उस पर्टिकुलर सामान को। ये था प्राइमरी फंक्शन मनी का, जिसलिए आप हर दिन यूज करते हो। फिर दोस्तों आपका हमारा आता है सेकेंडरी फंक्शन। मनी का सेकेंडरी फंक्शन, जो मतलब मेन फंक्शन नहीं होता, सेकेंडरी फंक्शन होता है आपके मनी का, ठीक है जी। तो मनी का सेकेंडरी फंक्शन में पहले ही हमारा हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि आप मनी को चाहो तो उसको स्टोर कर सकते हो और बाद में उसको यूज कर सकते हो। मतलब अगर मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं, तो उस 1000 रुपए को अगर आप रख लेते हो और 1 साल बाद उस 1000 रुपए से कुछ खरीदना चाहोगे, अनलेस की नोटबंदी हो जाए है ना, वो इकोनॉमी में हम बात नहीं करते, बट अगर
आपने 1,000 रुपए आज इकट्ठा किया और 1,000 रुपए 1 साल के बाद जाकर यूज करना चाहोगे, तो बिल्कुल वो यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब मनी को आप स्टोर करके भी यूज कर सकते हो। राइट, आपको उस पैसे में जो वैल्यू मिलनी है वो मिल जाएगी उस टाइम पे। तो आप 1 महीने बाद यूज करो, 10 दिन बाद यूज करो, 1 महीने बाद यूज करो, राइट, 1 साल बाद यूज करो। यू कैन यूज द मनी। अब मनी की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होती रहती है, वो डिपेंड करता है महंगाई पर। ठीक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे कि जब महंगाई बढ़ती है तो क्या मनी की पावर कम होती है या क्या होता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, है ना, जब कीमत बढ़ती है। अच्छा, आप खुद सोचो, चलो एक सवाल आपसे, आपसे दोस्तों एक सवाल है मेरा। जब किसी भी सामान की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, प्राइस बढ़ती है, तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ मनी, आपके पास जो सेम मनी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्या लगता है आपको? हाँ जी, सोचिए जरा और जवाब दीजिए। हम्म, भैया कल सर कल ऑफ है क्या? भैया जा रहे हैं बटालियन में तो अच्छा ठीक है, हाँ जाओ जाओ बलजीत, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मस्त घूम के आओ। डिक्रीज होगा पक्का, इंक्रीज होगा? मेजोरिटी ने डिक्रीज बताया है। ओके, तो इसको भी ना अलग से लिख लो दोस्तों। देखो, इसको एग्जाम्पल समझो, आज की जो क्लास होगी ना, जो एग्जाम में आएगा वो तो मैं लिख ही दूंगा, पीवाईक्यूज भी करा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आपका जो हॉराइजन है सोचने का वो इंक्रीज हो। आप सोचो दोस्तों, अगर किसी भी सामान का प्राइस बढ़ जाए, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए था या 1,000 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, 1,000 रुपए में हो सकता है पहले आपको क्या मिलता था, 1,000 रुपए में पहले आपको हो सकता है 10 किलो काजू कतली मिलती थी, 10 किलो कहाँ, सॉरी 1 किलो 1,000 रुपए में मान लो हो सकता है 1 किलो काजू कतली मिलती थी, जो आप लेकर आते हो जब मुझसे मिलने आते हो, है ना? हाँ, 1 किलो काजू कतली आपको मिलती है 1,000 रुपए में, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर काजू कतली का रेट 10,000 हो जाए, सोचो, 10,000 पर केजी हो जाए, तो जो आपके पास मनी था उसकी वैल्यू घट गई या बढ़ गई? ऑब्वियसली घट गई कि अरे देखो 1,000 रुपए लेकर घूम रहे हैं, 1,000 रुपए में इनको काजू कतली चाहिए, इतने में तो हमारे यहाँ देसी घी सुंघाया जाता है, 1,000 रुपए में तुमको काजू कतली चाहिए। समझे? यानी जब आपके पास 1,000 रुपए था, उसमें जो पहले आपको सामान मिलता था, जब उस सामान की कीमत बढ़ गई, देन उस 1,000 रुपए में आपको कुछ नहीं मिलने वाला ना, तो उस 1,000 रुपए की वैल्यू गिर गई। तो यहां पर एक रिलेशन ध्यान रखना, इसके ऊपर भी एक पीवाईक्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि जब चीजों का प्राइस बढ़ जाता है दोस्तों, तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। जो सेम मनी जो आपके पास पहले थी, उसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो डिक्रीज कर जाती है। ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। चलो वापस आता है। तो आपका प्राइमरी फंक्शन दोस्तों हमारा हो गया। सेकेंडरी फंक्शन में पहला था कि एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी क्या होता है भैया, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। अरे इसका मतलब है कि आपने मान लो लोन लिया, ठीक है, आज आपने लोन लिया है, राइट, और फिर कई साल के बाद आप उसको रीपे कर दो, रीपे आफ्टर मंथ्स या ईयर्स, या ईयर्स जो भी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मतलब आपका जो मनी है वो ये भी अलाउ करता है कि आप कोई पेमेंट है जो आज मत करो, कुछ दिन बाद कर देना, है ना, या कुछ महीने बाद कर देना, कुछ सालों के बाद कर देना। तो यही हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, कि आपके जो डिफर्ड पेमेंट्स जो आप आज नहीं कर रहे हो, उन पेमेंट्स को आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, मनी आपको ये पावर देता है। ठीक है जी। और तीसरा हमारा होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये तो बड़ा आसान है, ये मनी का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो ना, बहन को, भाई को, सर को अपने, कि सर लो 5,000 आपको भेज रहा हूं, देखो यूपीआई पहुंचा क्या भाई सर। तुम लोग का भी मन नहीं होता कि ऐसे मुझे एक दिन मैसेज करो सुबह सुबह, सोचो मैं सुबह सुबह सो के उठूं और तुम्हारा मैसेज ऊपर, सर मैंने आपको 5,000 भेजा है, देखो पहुंच गया क्या? तो ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है कि मनी का सेकेंडरी फंक्शन ये भी होता है भाई, कि आप ऐसा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के फॉर्म में किसी को भेज सकते हो, है ना, भाई को भेज दिया, दोस्त को भेज दिया, पापा को भेज दिया, मम्मी को भेज दिया, ठीक है, बिल्कुल दोस्त को भेज दिया। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक कह रहा भेजा तो है। अच्छा, तो बच्चा 4 महीने से चूस तो रहे हो खून मेरा। भेजा तो है, बड़े आए।
आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो समझाने के लिए तुमको, ठीक है, कि ट्रांसफर भी आप कर सकते हो। अरे तुमने एक रील देखा है, आपके शायद फीड में नहीं आता होगा, आपके फीड में शायद वो वाली रील्स आती होंगी, अमीरों वाली। मेरे मेरे फीड में थोड़ी गरीबों वाली रील आती है। राइट। तो एक बिहार के दो लोग हैं, वो एक टीचर है जो आता है, आज मैं पढ़ाऊंगा तुमको, ट्रांसलेशन लिखो। गाय हमारी माता है, गाय के दूध से चाय बनाया जाता है, चाय बहुत अच्छी बनती है। तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि चाय पिलाओ, गुरुजी तुम्हारे पढ़ाने आए हैं। समझे? तो मैं वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का मतलब ये हुआ भाई कि आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो पेमेंट, है ना, कभी मन करे तो, है ना, पहली सैलरी आए उसमें से 5,000 10,000 आप किसी को भेज सकते हो, तो मनी आपको दोस्तों ये राइट भी देता है। ठीक है, हाँ जी, मॉक है संडे को। जी जी बिल्कुल 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 सही सवाल पूछा आपने, बिल्कुल आपका संडे को मॉक है। राइट, मॉक मिस नहीं करना भी एक भी, ठीक है। वो तो त्योहार में निकल गया भाई आपका, और एक सीएपीएफ में निकल गया था, वरना मिस वो होता नहीं। चलो, तीसरा एक हमारा होता है मनी की प्रॉपर्टी या फंक्शन, वो होता है कंटिंजेंट फंक्शन। राइट, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी, ये अलग से ना एग्जाम में पूछ लेता है, जरा बता दो इनमें से कौन सा फंक्शन मनी का है, कौन सा प्राइमरी फंक्शन है, कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है, ऐसे करके। तो कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ एडिशनल फंक्शंस और भी होते हैं, जो उतने जरूरी तो नहीं होते, लेकिन स्टिल हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब कंटिंजेंट फंक्शन में पहला आपका होता है बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट, आपने सुना होगा ना भाई, क्रेडिट स्कोर तुम्हारा क्या है। राइट। तो बेसिकली आपका मनी ये फाउंडेशन क्रिएट करता है कि भाई आपको कल के दिन बैंक लोन देंगी नहीं देंगी। आपका अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो बैंक आपको लोन नहीं देती ना। एक होता है क्रेडिट स्कोर। राइट। जो आपने अभी तक लोन लिया है जीवन में, उसको कैसे रिपे कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, उस बेसिस पर आपका एक स्कोर बनता है। जब वो स्कोर अच्छा होता है तो आपको बैंक्स लोन देती हैं अच्छे से। समझे? तो एक लोन मतलब सोचो, पैसा ही आपको पैसा दिलाता है, अगर पैसे को आप सही से यूज कर रहे हो तभी आपको फ्यूचर में और पैसा मिलेगा। तो यह भी एक काम है पैसे का हमारा, कि वो आपके लिए एक बेसिस बनता है, आपकी एक इमेज क्रिएट करता है बैंकों के सामने, जिससे बैंक आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर पाए। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा बाकी और भी हमारे कंटिजेंट्स का मतलब हो गया, जैसे आपके सैलरी वगैरह सरकार के लेवल पर, है ना, वेजेस देना किसी को, रेंट देना किसी को। राइट। ये सब कुछ मनी के फॉर्म में ही तो जाते हैं। तो ये भी आपका मनी का फंक्शन है, कि यार सरकारें या हमारे मजदूर भाई बंधु कहीं पर काम कर रहे हैं, या कोई कहीं पर काम कर रहा है, तो उसको सैलरी मिल रही है, वेज मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये सब भी मनी के फॉर्म में तो मिलता है। ठीक। एक और होता है आपका, कि हमारा जो मनी होता है वो सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज करता है, ये भी एक फंक्शन है मनी का। आप पैसा खर्चा करोगे तो भाई सेटिस्फैक्शन अच्छा लगेगा ना, कुछ आपने अच्छे गुड्स खरीदोगे, प्रेफर्ड गुड्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब जो आपको चाहिए होते हैं, उन पर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको खुद अच्छा फील होगा कि हाँ यार, वाह यार, एक गाड़ी खरीद ली यार, मम्मी के लिए यार एक ये खरीद लिया, पापा के लिए यार ये खरीद लिया, है ना। तो उधर भी आपको अच्छा फील होगा। राइट। ओके, आ जाओ। तो ये आपका हो गया हमारा वेजेस और रेंट, इसकी आपकी कहानी। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को दोस्तों क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक। इसके अलावा इवन आपका ये भी होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है। तो ये सब तो बड़ा ऑब्वियस सा आपका हमारा वो था, ठीक है। ये आपका हमारा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपके हेल्प करता है। चलो जी, खत्म। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि यार मनी के हमारे प्राइमरी फंक्शन, पहले तो कुछ खरीदना है भैया, पैसा लगेगा। ठीक है, किसी चीज को वैल्यू असाइन करनी है, पैसा लगेगा। ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, कि मनी को आप आज स्टोर करके रखोगे, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 साल बाद यूज करोगे, तब भी आप यूज कर सकते हो, मतलब उसकी एक वैल्यू है, ऐसा नहीं खाली आज आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स आपके हमारे, कि भैया जी कोई पेमेंट ऐसा है कि आपको बाद में करनी है, वो भी हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, किसी को आप चाहो तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। राइट। एंड उसके बाद फिर आपके कंटिजेंसी या कंटिजेंट फंक्शंस हमारे होते हैं, जो कि नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल हम मनी को उधर भी यूज करते हैं। ठीक। चलो, तो ये सारे आपके दोस्तों हमारे फंक्शन थे, किसके, मनी के। तो मनी एग्जैक्टली क्या है ये आपने दोस्तों बढ़िया से देख लिया। ठीक है। चलो, अब जरा मैं मनी को और डिफाइन करूंगा आपके लिए। मनी की हमारी अलग प्रकार की दोस्तों डेफिनेशन होती है, मनी के टाइप में आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हमारे इसमें से क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं पर देख लेते हैं आपके दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं मनी हमारे मेजरली।
टाइप्स ऑफ मनी, भर भर के सवाल रखा है यहां से, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मनी के टाइप्स दोस्तों हमारे क्या होते हैं? नंबर वन इज हमारा फिएट मनी। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है। नंबर वन हमारा होता है फिएट मनी। आज की पूरी क्लास बहुत प्यार से देखना। पहले भी मैं मनी को डिफाइन कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सो दोस्तों, पहला हो गया आपका फिएट मनी, दूसरा हमारा हो गया फिड्यूशरी मनी। बिल्कुल 8 बजे से जो लोग आप कैट दे रहे हो भैया जी, आ जाइएगा आप लोग भी, समझे बालक। 8 बजे से हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे भाई। पहला हो गया फिएट मनी, दूसरा हो गया हमारा फिड्यूशरी मनी, तीसरा हमारा हो गया फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, ठीक है। और चौथा हमारा हो गया क्रेडिट मनी। अब ये 4 प्रकार के हमारे हैं मनी, ठीक है भैया। आओ जरा देखते हैं इनमें क्या खास बात है। जो आपका फिएट मनी होता है ना दोस्तों, फिएट मनी में अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी भी कॉइन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, जितने भी आपके नोट्स हैं, कॉइन सिक्के, मतलब आपने सुना होगा ना, प्राइम मिनिस्टर ने जब स्पीच दी थी नोटबंदी की, तो उसमें उन्होंने बोला होगा कि जितने भी आपके 1000 500 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसा बोला होगा। तो ये आपकी लीगल मनी होती है, जो आपकी फिएट मनी है दोस्तों, ये लीगली बाउंड मनी है, जो चलती है हमारे मार्केट में। तो आपके सिक्के हो गए, नोट्स हो गई, ये आता है फिएट मनी में। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों लीगली बाउंड होती है, सरकार के द्वारा इट इज लीगली बाउंड। लीगली बाउंड होती है, मतलब इनका आप यूज कर सकते हो। आपने बीच में देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो 1 रुपए का सिक्का लेना बंद कर दिए थे, है ना, 10 रुपए का सिक्का लेना बंद कर दिए थे, राइट। तो जब तक सरकार की तरफ से वो मनी आपका लीगल मनी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है हमारा फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी में क्या है कि ये आपका जो मनी है ये ट्रस्ट के बेसिस पर आप देते हो, ठीक। मतलब ये पैसा डायरेक्ट नगद आप नहीं देते हो, लेकिन ट्रस्ट के बेसिस पर देते हो। आप सोचो ट्रस्ट के बेसिस पर आप कौन सा मनी देते हो? तो भाई ट्रस्ट के बेसिस पर आप चेक देते हो ना, चेक, चेक कर, राइट। आप किसी को चेक देते हो, चेक काट कर। अब जिसको आपने चेक दिया, चेक में आपने लिख दिया कि भैया 1 करोड़ रुपए तुमको मैंने चेक दे दिया, इतना होता नहीं, बट स्टिल। अब उस सामने वाले को नहीं पता ना कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ है भी या नहीं है, लेकिन फिर भी वो भरोसे पे ले लेता है पैसा आपसे कि चलो ठीक है भाई, चेक दे रहे हैं तो होगा ही। लेकिन फिर अब चेक बाउंस हो जाता है तो फिर अलग अलग कहानी हो जाती है उसमें, है ना। तो फिड्यूशरी मनी आपका वो पैसा होता है यार, जो ट्रस्ट के बेसिस पर आप आपस में एक्सचेंज करते हो। देन आपका आता है फुल बॉडीड मनी, राइट। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? जहां पर जो पैसे की वैल्यू है, जो मनी की हमारी दोस्तों वैल्यू है, मनी की वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? और एक हमारी होती है क्रेडिट मनी। इसमें क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू है दोस्तों, वो ज्यादा है उसके कॉमर्शियल या कमोडिटी वैल्यू से। दोनों को ध्यान से समझना एकदम। आपको याद है एक पहले मोटा वाला 5 रुपए का सिक्का आता था, है ना, याद होगा। अब जो मोटा वाला 5 रुपए का सिक्का था, वो जिस धातु से बना था, या उसमें जितना मेटल यूज हुआ था बनाने में उसको, जब लोगों ने उसको बेचना शुरू किया, तो उनको ये समझ में आया कि यार ये 5 रुपए का सिक्का तो है, लेकिन ये जिस मेटल से बना है, जब मैं इसको बेच रहा हूं तो मुझे 5.5 रुपए मिल रहा है, या मुझे 6 रुपए मिल रहा है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना इस 5 रुपए के सिक्के को बेचना शुरू कर देता हूं मैं। तो जिस मेटल से बना है वो मेटल ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू इस मनी की वैल्यू, समझे। तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे आपने देखा होगा ना कि सोने की असरफियां वगैरह होती थी, है ना, कि सैनिकों इसको 100 असरफियां दो, प्रदान करो, राइट। तो उसकी जो वैल्यू होती थी वो कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती थी। इसका मतलब अगर मान लो 10 रुपए का सिक्का है सोने का, तो जितना, मतलब उस सिक्के की वैल्यू भी 10 रुपए ही होगी,
है ना, मतलब उस जितने सोने से वो बना हुआ है उसकी वैल्यू भी 10 रुपए ही होगी, या जिस भी मेटल से वो बना है उसकी वैल्यू दोस्तों 10 रुपए से ही होगी, ध्यान रखना। ओके। हाँ। अब लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जो आपका 2 रुपए का सिक्का है उसको बनाने में शायद हार्डली 1 रुपए या 1.5 रुपए लगता है, उसको बनाने में 1 रुपए के आसपास लगता है, राइट। तो इससे क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर मनी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कि जिससे वो बना हुआ है। तो कमोडिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके सोने के सिक्के थे, है ना, चांदी के सिक्के थे, कॉपर के सिक्के होते हैं आपके, राइट, एक्सेट्रा। तो इनसे ज्यादा वैल्यू है आज के दिन आपके उस पर्टिकुलर पैसे की, राइट। जिसको समझ में नहीं आया मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मान लो आपके पास 2 रुपया है, ऐसे होता 2 रुपए, यहाँ कुछ बना होता है, ठीक है। अब इस 2 रुपए को बनाने में जो मेटल का इस्तेमाल हुआ है, अगर उसकी वैल्यू 2 रुपए से ज्यादा है, तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, लोग इस सिक्कों को बेचना शुरू कर देंगे। बोलेंगे भाई सिक्का रखने में 2 रुपए मिल रहा है, बेचने पर 2.5 रुपए मिल रहा है, बेच दो बेच दो बेच दो। समझे। तो इसको हम बोलेंगे कि यार भाई कमोडिटी की वैल्यू ज्यादा हो गई मनी की वैल्यू से। तो फुल बॉडिड मनी में क्या होता है कि अगर 2 रुपए का सिक्का है तो इस धातु की वैल्यू 2 रुपए ही है। लेकिन क्रेडिट मनी में क्या होता है कि आपकी जो, अगर मान लो 2 रुपए का सिक्का है तो इस मेटल की वैल्यू शायद 1.5 रुपए ही होगी, 1 रुपए ही होगी, आधा रुपए ही होगी, जिससे लोग उसको बेच ना पाए। बस। तो ये 4 प्रकार के दोस्तों आपके पैसे होते हैं, फिएट, फिड्यूशरी, फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी। ठीक है जी। ये 4 प्रकार की जरा हम लोग ध्यान रखेंगे आपके पैसों के टाइप। ओके। आई। अच्छा, एक और चीज बहुत बार आप लोग सुनते होंगे ना, लिक्विड मनी, लिक्विड मनी। लिक्विड मनी का मतलब कैश होता है, ठीक है। आपके पास कितना मनी लिक्विड में है, लिक्विड का मतलब होता है कैश में आपके पास कितना पैसा है। कैश में कितना पैसा भैया आपने रखा हुआ है घर पर अपने, या कहीं पर, कैश में कितना पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है। कुछ लोग हमारे भाई बंधु अब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, स्वागत है आपका। हाँ जी, क्लास पहले थी आज, बिल्कुल। जो दोस्त पैसे लेता है और वापस देने के टाइम पर फोन नहीं उठाता, वो कौन सी टाइप में आता है? वो ब्लैक मनी में आता है। 786 वाला नोट किसमें आएगा? अरे वो तो अलग अलग नोट की अलग अलग रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ना, उसको सरकार से क्या मतलब। सरकार तो अपना प्रिंट करती है, वो तो लोगों ने उस बना रखा है ना, लोगों ने महंगा कर रखा है। हम्म। अच्छा, आपसे एक सवाल, मुझे ये बताओ, जो आपका 1 रुपए की नोट है उस पर किसके साइन होते हैं, या उसको प्रिंट कौन करता है? 1 रुपए की नोट को प्रिंट कौन करता है? हम्म। हम्म, मोदी जी करते हैं। अच्छा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ओके। अमित शाह जी करते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। पेपर में भी ऐसा तुम्हारे आएगा, स्टेट गवर्नमेंट करती है, वाह ये तो नई चीज है यार। गवर्नर ऑफ आरबीआई करते हैं, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर अगर आरबीआई करती तो मैं सवाल पूछता क्यों आपसे। है ना। तो भाइयों ध्यान रखना, जो आपके डिनोमिनेशंस होते हैं, डिनोमिनेशंस का मतलब होता है जितने का आपका पैसा है भैया। तो आपका 2 रुपए का, 2 रुपए की नोट, 5 रुपए की नोट, 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट, 2000 रुपए की नोट, ये सारी नोटों पर, या इन सभी नोटों को इशू करती है आरबीआई। दे आर इशूड बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन सब के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिस पर लिखा होता है मैं ग्राहक को फला 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 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो आरबीआई के गवर्नर के दोस्तों साइन होते हैं इन सभी नोट्स पर। लेकिन जो एक स्पेशल आपका होता है 1 रुपए का नोट, है ना, वो जो शादियों में उड़ाते हैं ना रील बनाते हुए, वो 1 रुपए की नोट होती है, पता तुमको। जो आप रील देखते हो, अरे इतना पैसा उड़ा दिया, पता लगा अरे 200 रुपए उड़ाया है भाई। 200 नोट 1 1 रुपए की थी। तो 1 रुपए की जो नोट होती है ना भाई, 1 रुपए की नोट ऐसे याद रखना कि सरकार का ऑटोग्राफ है तुम्हारे लिए। तो 1 रुपए की नोट को प्रिंट करती है सरकार, इट इज प्रिंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट सर। और इसमें सिग्नेचर होते हैं
फाइनेंस सेक्रेटरी के, ये ध्यान रखना, फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी जो आपके होते हैं भाइयों, उनके इसमें होते हैं सिग्नेचर। ठीक। भैया 2000 और 200 की नोट, अच्छा ये होती थी। भैया किसी होलसेलर में इस कंपनी से सामान खरीदना और उसे मार्केट में बेच दिया, तो क्या मनी दो बार जीडीपी में ऐड होगा? कैसे दो बार ऐड होगा? आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसमें दो बार कैसे ऐड हो गया? उस पर, क्योंकि हम उस लेवल पे काउंट नहीं करते ना, हम तो प्रोडक्शन के लेवल पे कर रहे हैं ना। राइट। दो बार कैसे काउंट हो रहा है? दो बार देखो, दो बार काउंट ऐसे हो सकता है कि मान लो आपने, आप ब्रेड बना रहे हो, ठीक है, तो एक बार ब्रेड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, उसके खर्च का भी आपने जोड़ लिया, या उसको बनाने में जो पैसा लगा या पैसा कमाया गया, उसको आपने जोड़ लिया, है ना। या मान लो आप बना रहे हो मिठाई, तो मिठाई में आपने एक बार शुगर केन का भी जोड़ लिया, एक बार आपने लास्ट में मिठाई बन गई उसका भी जोड़ दिया, है ना। तो ये होता है कि आप खाली मिठाई का ही जोड़ोगे। बाकी बिल्कुल यार, चांसेस बहुत हाई होते हैं डबल काउंटिंग के, बिकॉज अब आपको नहीं पता ना कि पूरा शुगर केन हम यूज करेंगे शुगर बनाने में, नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा करेंगे, कितना करेंगे, तो बहुत सारे ग्लिचेस भी हैं आपके बिल्कुल जीडीपी काउंट करने में। इसलिए तो हम एनएनपी पे निकालते हैं, नेशनल इनकम, वो सबसे सही तरीका है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नॉर्मली जीडीपी को आप मार्केट प्राइस पर निकालते हो, लेकिन एनएनपी को निकालते हो फैक्टर कॉस्ट पर। पढ़ रखा है आपने, चलो। ओके जी। तो ये एक स्पेशल चीज मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर आया था कि सर देश में हमारे कौन कौन से सिक्के चलते हैं, है ना। वो एक, आई गेस सीएससी या सीएपीएफ का सवाल है एक, अभी आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज ये ध्यान रखो कि 1 रुपए की नोट पर सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं साइन, फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं साइन, और इसको प्रिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी आपके नोट हैं, राइट, बाकी जितने भी आपके नोट हैं, वो आपकी प्रिंट करती है दोस्तों आरबीआई। राइट। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल सा है, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 1 रुपए को स्पेशल मानते हैं हम लोग, राइट। मतलब इसका एक रीजन तो मुझे लगता है कि पहले जब यार नोट्स वगैरह आपके शुरू हुए थे ना, जब आरबीआई एक्ट आया हुआ था, तो उस टाइम पर नॉर्मली 2 रुपए के ऊपर से शुरुआत हुई थी कि 2 रुपए के भैया नोट है, उसके बाद आगे। तो 1 रुपए को तो बहुत बाद में इशू किया गया, आपको पता है, राइट। 1 रुपए की नोट को तो एज अ क्वाइन लोग ट्रीट करते हैं, मतलब उसको तो नोट मानते ही नहीं। ऑल्दो बना होता है पेपर का, लेकिन उसको एज अ क्वाइन लोग यूज करते हैं, और वो तो आपका प्रिंट सरकार करती है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि, राइट। बाकी ऐसा कोई डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना। अब हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ मनी, साथ में मनी होता क्या है, और बहुत आराम से आप पढ़ रहे हो, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। अब मैं आपको एक और 4 अल्टरनेटिव सिखाता हूं, अल्टरनेटिव मेजर्स मनी सप्लाई के। आ जाओ भैया जी, ये सब मैं आपको बताऊंगा, यहां देखना। तो वी हैव 4 अल्टरनेटिव मेजर्स, 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आपका कोई भी एग्जाम हो, बेसिक एसएससी से लेकर आईएएस एग्जाम तक, ये जो मैं सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट हर जगह के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे तीसरे साल ही सवाल आ जाता है हर एग्जाम। तो आपके 4 अल्टरनेटिव मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। पहला होता है हमारा M1, दूसरा होता है M2, तीसरा होता है M3, और चौथा होता है M4। M1, M2, M3, M4, राइट। अब भैया ये क्या है ना, मतलब कभी समझ में नहीं आया, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। जैसे मैं भी आपको सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक। दोस्तों M1, M2, M3, M4 आपके पैसे का कलेक्शन है, या इमेजिन करो आपका एक फ्रेंड सर्कल। M1, M2, M3, M4 आपके हमारे कुछ दोस्त हैं, ठीक। M1 में आपके आते हैं, आपका M1 सर्कल जो है आपका, वो बहुत आपका इनर सर्कल है, ओके। बहुत आपका इनर सर्कल है, मतलब ये आपका वो पैसा है जो आप तुरंत यूज कर सकते हो, ओके। M1 इज दैट पैसा जो आप तुरंत यूज कर सकते हो भाई, ओके। अब कौन सा पैसा आप तुरंत यूज कर सकते हो? पहली बात तो जो आपके हाथ में करेंसी होगी, उसको आप तुरंत यूज कर सकते हो। यानी जो पैसा आपके पास करेंसी के फॉर्म में रखा हुआ है घर में,
उसको आप तुरंत यूज कर सकते हो ना, चाहे वो कॉइन हो, करेंसी में क्या आ सकता है आपके पास, कॉइन हो, आपके पास नोट हो, मतलब जो कैश आपके पास पड़ा है, अब तो यूपीआई भी बेसिकली हो गया, तो इसको आप तुरंत यूज कर सकते हो, तो ये M1 कैटेगरी के मनी में आता है। इसके अलावा दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट में आपने बैलेंस रखा हुआ है, जिसको आप बोलते हो डिमांड डिपॉजिट, तो दोस्तों जो आपने डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है बैंक में अपने, डिमांड डिपॉजिट्स, इसको भी आराम से आप कभी भी यूज कर सकते हो, राइट। जो आप यूपीआई करते हो उसमें अपने बैंक अकाउंट से ही तो पैसा यूज कर रहे होते हो आप, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं डीडी शॉर्ट में, या फिर डिमांड डिपॉजिट, बस। तो M1 में दोस्तों आपके हमारे वो पैसे आते हैं जो आप डिपॉजिट्स के फॉर्म में रखते हो बैंकों में, जिनको आप तुरंत निकाल सकते हो, और दूसरा जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, जो आपके पास नोट पड़े हुए हैं, सिक्के पड़े हुए हैं, ये सभी हमारे दोस्तों M1 के पार्ट है। चलो समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। M2 में कौन आएगा दोस्तों? M2 में देखो, M1 तो आता है, M2 में आपका M1 पूरा आएगा, यानी करेंसी, डीडी सब आएगा, लेकिन इनके साथ साथ जो आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हो, बहुत कम लोग को पता है कि जैसे आप बैंकों में पैसा अपना डिपॉजिट करते हो, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी यू कैन डिपॉजिट, समझे? इन द सेम वे यू कैन डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस, ओके। पोस्ट ऑफिस की भी सेविंग बैंक्स होती हैं। तो M1 के साथ साथ जो भी आपने डिपोजिशन कर रखा है पोस्ट ऑफिस में दोस्तों, वो भी आपके M2 का पार्ट होगा। देन आता है M3। M3 में ध्यान रखना, M3 में आपका M1 तो आएगा, लेकिन M1 के साथ साथ, आयो, M1 के साथ साथ जो भी आपने टाइम डिपॉजिट किया हुआ है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको समझ में आ रहा होगा, या पापा के पास है तब भी आपने देखा होगा, कभी देखा है पापा ने एफडी कर रखा है, देखा होगा एफडी वगैरह। तो एफडी वगैरह आपके जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, मतलब कि जो कि कुछ महीने में, कुछ सालों में मैच्योर होते हैं, कि भाई 3 साल बाद निकालोगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल बाद निकाल सकते हो, 2 साल की एफडी कर दी, 2 महीने की एफडी कर दी, है ना, 6 महीने की एफडी कर दी, समझ गए? तो ये है आपके M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, बोलो हाँ भैया। देन लास्ट में आता है आपका M4। M4 में सब आ जाएंगे, M3 आपका पूरा आ जाएगा, और सोचो अगर M3 पूरा आ रहा है, इसका मतलब M1 पूरा आ रहा है, साथ में एफडी पूरा आ रहा है, मतलब हर एक चीज M4 में आ रही। तो M3 पूरा आएगा, और M3 के साथ साथ और क्या आएगा? M3 के साथ साथ जो आपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रखा है वो भी आएगा, खत्म। पोस्ट ऑफिस में दोनों आएगा, और ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस में चाहे आपने सेविंग के फॉर्म में किया हो वो भी आएगा, राइट, मतलब सेविंग के फॉर्म में भी दोस्तों आएगा, और साथ में अगर आपने एफडी वगैरह कर रखा है वो भी आएगा, सेविंग के फॉर्म में है वो भी आएगा, एफडी वगैरह कर रखा है आपका वो भी आएगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग के बहुत ऊपर से गया होगा, लेकिन एकदम लल्लू है, एकदम बेसिक है, राइट, मजा आपको आ जाएगा। ऐसे याद रखो, M1 तुम्हारा वॉलेट है, M1 तो तुम्हारा पर्स है भैया, जो तुम तुरंत निकाल सकते हो पैसा, लो, कहीं नहीं जाना है, अच्छा मेरे बैंक में रखा है, लो भैया पेटीएम कर दे रहा हूं, लो भैया यूपीआई कर दिया, अच्छा मेरे पर्स में रखा है, लो भैया ले लो, दिस इज योर M1, राइट। इसीलिए M1 को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट लिक्विड। पीवाईक्यू तुम्हारा सबसे लिक्विड टाइप ऑफ मनी कौन सा है? M1 होता है, जिसको आप तुरंत जहां चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर, परफेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका हमारा क्या, दिस वाज हमारा M1। M2 क्या होता है? M2 में आपके हमारे M1 में बस पोस्ट ऑफिस सेविंग को ऐड कर दो, आपका वॉलेट प्लस पोस्ट ऑफिस, खत्म। M3 में क्या आएगा? M3 में दोस्तों आप, पहली बात तो M3 में M1 को ऐड कर दो, और साथ में जो आपने एफडी कर रखी थी ना भाई, उसको भी ऐड कर लो यार, है ना। अब सोचो एफडी वगैरह निकालना मुश्किल होता है ना, टाइम लगता है, राइट। तो M1 प्लस एफडी आपका, एफडी को हम टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं। एंड देन लास्ट में आपका M4। M4 में क्या आएगा भैया जी? M4 में सब ऐड कर दो, M3 तो ऐड करोगे करोगे, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी कर दो, लो भैया खत्म, कितना आसान, राइट। दोबारा सुनो बहुत प्यार से दोस्तों, हमने अपने पैसे को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, M1, M2, M3, M4। M1 इज जो पैसा मैं तुरंत यूज कर सकता हूं, जो मेरे बैंक अकाउंट में रखा होगा, या जो मेरे पास कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है, जो पैसा बैंकों में रखा है, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, डीडी, खत्म। M1 खत्म।
M2 में M1 तो आएगा ही, लेकिन साथ में आपका क्या आएगा, साथ में जो आपने पोस्ट ऑफिस में कर रखा है डिपॉजिट वो भी आएगा। M3, M3 में M1 तो आएगा, लेकिन साथ में जो आपने एफडी वगैरह कर रखा है वो भी आएगा। और M4 जिसमें M3 आता है, साथ में पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट जो आपने कर रखा है वो भी आएगा। एक सवाल पूछा जाता है कि जरा बताओ मोस्ट वाइडली हमने किसको यूज करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखना मोस्ट वाइडली हम लोग दोस्तों यूज करते हैं M3 को, इसको हम यूज करते हैं मोस्ट वाइडली। नैरो आपका हमारा ये मोस्ट लिक्विड कौन सा है ये, अब पहले बता दो मस्त अगर क्लियर हो गया। M1 M2 M3 M4 भैया जी सभी को जवानों बोलो हाँ। अरे SIP और EMI तुम्हारा पैसा थोड़ी ना है, वो तो कट रहा है भाई। हम्म। जो पैसा कट रहा है उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, जो पैसा आपका है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको हम चार कैटेगरीज में कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं दोस्त। मोस्ट वाइडली हम M3 को यूज करते हैं बिल्कुल। मजा आ गया। ओके, एकदम साफ हो गया भैया। पोस्ट ऑफिस समझ नहीं आया वीरेंद्र भैया मेरे, जैसे बैंकों में होता है ना पैसा जमा करने का, पापा से पूछना पापा को पता होगा। जैसे बैंक्स में होता है ना, बैंक क्या करती है, ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है ना। सिमिलरली दोस्तों पोस्ट ऑफिस भी देती है, पोस्ट अब तो मतलब बहुत कम हो गया, लेकिन भाई पोस्ट ऑफिस में भी आपके ना डिपोजिशन वगैरह ऐसे होता है, पोस्ट ऑफिस में भी आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो अपना पैसा। पोस्ट ऑफिस भी आपको इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, समझे। क्वेश्चन करवा दो, अरे करवा दो पहले समझ तो लो यार, क्वेश्चन क्वेश्चन। अरे म्यूचुअल फंड और स्टॉक इससे मतलब नहीं है उसको, वो अलग है, वो तो आपकी अलग कहानियां है। क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड वो सब आपके अलग हैं, ठीक है। अब यहां पर ना दो तीन चीजें आप और लिख लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां से सवाल बन जाएगा आपका। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपका हमारा M1 होता है मोस्ट लिक्विड, M3 होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब ध्यान रखना M1 और M2 को हम बोलते हैं नैरो मनी, M1 और M2 को हम कहते हैं नैरो मनी, ठीक। और M3 M4 को कहते हैं ब्रॉड मनी, M3 और M4 को कहते हैं दोस्तों ब्रॉड मनी, ठीक। और M1 मोस्ट लिक्विड, M1 बीइंग मोस्ट लिक्विड, और जो आपका M3 है ये हमारा क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। और कोई पूछे आपका लीस्ट लिक्विड कौन है, तो M4 होगा। M4 आपका लीस्ट लिक्विड, और लिक्विड का मतलब मैंने आपको बताया, लिक्विड का मतलब क्या होता है, कैश के फॉर्म में जो अवेलेबल हो, बस खत्म। तो ये ध्यान रखना, नैरो मनी बोलते हैं M1 M2 को, ब्रॉड मनी बोलते हैं M3 M4 को। M1 होता है मोस्ट लिक्विड, M4 होता है लीस्ट लिक्विड, और M3 होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो इसको लिख लिख कर ना पूरा रिवाइज कर लेना, यहां से एक सवाल आता है। अब ऊपर देखा, ये मैं आपको बाद में बढ़ाऊंगा, ये देखो लीगल डेफिनेशंस हैं हमारे नैरो और ब्रॉड मनी के, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। M1 में क्या होता है आपका, देखो करेंसी हो गया, राइट, CU क्या है, करेंसी है, और DD क्या है आपका, डिमांड डिपॉजिट, खत्म। M2 में M1 आता है साथ में सेविंग जो आपने रखा है पोस्ट ऑफिस में, खत्म, ठीक है। M3 में देख लो, M4 में देख लो, ये पढ़ लेना एज इट इज, ठीक है, पूरा नीचे आपका वही लिखा हुआ है। अब देखो इसके ऊपर सवाल रखा है, सीरियस वन 2024 का सवाल था कि M1 में क्या क्या आता है, तो रिजर्व्स, करेंसी तो आएगी, टाइम डिपॉजिट ये आपका FD वगैरह होता है, ये नहीं आता, थर्ड नहीं आएगा। मतलब कितना लल्लू सवाल उन्होंने दिया था, जब तुम्हारा थर्ड नहीं आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, खत्म। इधर देखो सीरियस में आया था 22 में, कि इनमें से कौन सा मोस्ट वाइडली यूज्ड है, M3 आपका होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो इस लाइन से जितना लिखा हुआ यहां से सवाल कई बार आया हुआ है, और फिर से दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको होपफुली मनी के टाइप्स क्लियर होंगे, उसके बाद M1 M2 M3 M4 भी क्लियर होगा। चलो जवानों आगे चलते हैं। ओके जी, ये हमारा हो गया मनी का। अब एक टर्म हमारा होता है मनी मल्टीप्लायर, एक टर्म मैं आपको और सिखाता हूं, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, नाम से आप समझ गए होगे भैया मनी मल्टीप्लायर क्या है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोग खुद दिमाग लगा पाते हैं। इकोनॉमिक्स में तो खुद दिमाग आप लगा सकते हो बहुत सारा यार। चलो बताओ, व्हाट वुड बी द what would be the impact on the
इकोनॉमी, इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग, सोचना ध्यान से, इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब हुआ कि बैंकों में लोग पैसा जमा कराना बंद कर दें और अपने पास रखना शुरू कर दें। तो इससे मनी मल्टीप्लायर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहला ऑप्शन दे रहा हूं, मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। दूसरा ऑप्शन, मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज। तीसरा ऑप्शन, मनी की जो डिमांड है विल डिक्रीज। चौथा ऑप्शन, मनी की डिमांड विल इंक्रीज। चारों में से क्या होगा बताओ? चलो, पोल में दे रहा हूं, एक बार ना खुद ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से। इन्फ्लेशन ना अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, इन्फ्लेशन अलग से पढ़ेंगे भाई, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे अलग से। अभी हम पी चूज करेंगे अब। हम्म, 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 सोच पाए आप? गुड। चलो शाबाश, गुड। देखो भाइयों, 59% लोगों से हुआ है। ध्यान समझना, मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। मनी मल्टीप्लायर की एक बहुत ही सिंपल प्यारी डेफिनेशन ये है कि मनी मल्टीप्लायर हमें बताता है कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो कितने मनी को इन क्रिएट कर सकता है फ्रॉम अ गिवन कैश रिजर्व। मतलब इमेजिन करो, आपने बैंक को 1 रुपया दिया, अब उस 1 रुपए का इस्तेमाल करके बैंक कितना रुपया बना सकती है। तो ओके, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक, शॉर्ट में आपको सिखाता हूं मैं, इतना ध्यान रखना दोस्तों। सोचो, अच्छा मान इमेजिन करो, अगर मेरे हाथ में पैसा है, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, मेरे हाथ में पैसा है। तो अगर मेरे हाथ में पैसा होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं या तो मिठाई खरीद के खिला दूंगा सबको, है ना, या हो सकता है कोई सामान खरीद लूं, है ना, हो सकता है कुछ और खरीद लूं, राइट। हाँ, गाड़ी फिर हाथ में इतना पैसा कैसे होगा गाड़ी खरीद लेंगे बे? उसके लिए तो बैग में चाहिए पैसा ना, गाड़ी खरीदने के लिए बैग भर के चाहिए पैसा। अरे हाथ के पैसे की बात कर रहा हूँ। तो सोचो, अगर मेरे हाथ में पैसा है तो यार मैं खर्च कर दूंगा ना, पॉइंट ये। तो एक पॉइंट बड़ा सिंपल सा होता है कि जब जनता के हाथ में पैसा होता है, जनता के हाथ में अगर पैसा होगा तो जनता क्या करेगी? उसको खर्च कर देगी। ठीक, लेकिन जब आप इस पैसे को बैंक को दे दोगे, आपने इस पैसे को क्या कर दिया? बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या करेगी?
बैंक इस पैसे को मल्टीप्लाई करेगी। कैसे? अरे बैंक किसी को लोन देगी, समझे? बैंक किसी को लोन देगी ना, उससे लोन से क्या होगा, इंटरेस्ट कमाएगी। तो पैसे से पैसा कमाएगी, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि जब पैसे से पैसा बने, उस चीज को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। और ये तब हो सकता है जब बैंकों के पास खूब पैसा हो। तो एक चीज समझना कि अगर आपको मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर आपका इंक्रीज कब होगा, जब बैंकों के पास जो पैसा है, बैंक के पास जो पैसा है वो इंक्रीज हो और लोगों के पास पैसा कम हो। सिंपल। ओके, अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, मैंने जरा आपसे पूछा था कि यार क्या होगा इकोनॉमी पर अगर लोग अपना पैसा होल्ड करना शुरू कर दें और डिपॉजिट कम करें, मतलब बैंकों में रखना कम कर दें और होल्ड करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है। तो भैया सरकार, अरे बैंक आपकी पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी, तो इस केस में क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर आपका डिक्रीज कर जाएगा। कितना सिंपल, प्यारा, सुंदर कॉन्सेप्ट। ठीक है भैया, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर बैंकों के पास पैसा होगा यार, तो बैंक उस पैसे से पैसा बनाएगी यार, किसी को इंटरेस्ट में लोन देगी, है ना, कहीं और इन्वेस्ट करेगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन देगी और वहां से पैसा कमाएगी। तो वैसे हमारा मनी मल्टीप्लाई होगा। हमें भी तो ब्याज मिलता है पैसा रखने पर, सेविंग पर, है ना? जब हम सेविंग में रखेंगे पैसा तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना भाई। लेकिन जब यार, सोचो जब यार ऐसा है हमारा कि लोगों ने अपने घर पर रखना शुरू कर दिया, बैंक में जमा नहीं करेंगे, तो मनी मल्टीप्लाई होना कम हो जाएगा ना। तो ये चीज ध्यान रखना, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज करता है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, बैंकों में कम होता है। खत्म पूरा फंडा। आ जाओ भैया, अब इन्फ्लेशन हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब ये मैंने आपको, आप स्लाइड देख लो एक बार जल्दी से। मैंने पूरा आपको लिख के ही पढ़ा दिया कि मनी होता क्या है, टाइप ऑफ मनी हमारा, राइट। ये इवोल्यूशन कैसे है, पहले हम लोग यूज करते थे बार्टर सिस्टम, फिर सोने का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, मेटल का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, पेपर मनी फिर आपकी आई, प्लास्टिक, अभी हम यूज कर रहे हैं क्या, पेपर, है ना, और प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या हो गया, डिजिटल पेमेंट आ गया, क्रिप्टो आ चुका है। अब पता नहीं आगे क्या क्या आपका आता रहेगा। है ना, क्रिप्टो पेमेंट्स अलग सी कहानी चल रही है हमारी, ऑल्दो भारत में लीगल नहीं है। आ जाओ, मनी सप्लाई आपने पढ़ा दोस्तों, नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है, मोस्ट लिक्विड कौन, लीस्ट लिक्विड कौन, ये सब देखा आपने। M1 M2 क्या है, पता है आपको अच्छे से। M3 M4 क्या है, पता है अच्छे से। बस आधे घंटे बैठ कर रिवाइज कर लेना, लिख कर इसको अच्छे से। ठीक, अब हम आते हैं पीवाईक्यूज पर। चलो इस टॉपिक के करते हैं पीवाईक्यूज, फिर हम आएंगे मॉनेटरी पॉलिसीज पर अपने भाइयों। ठीक है, तो भाइयों यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा, ये मैं आपको करा दे रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन, राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आप एक स्टेटमेंट तो कर लोगे, दोनों नहीं कर पाओगे। यहां दोस्तों आपको कहा गया है इस सवाल में, इस सवाल में कहा गया है कि भारत में जो मिनिमम डिनोमिनेशन है कॉइन्स का, जो एक्सेप्टेबल है ट्रांजैक्शन का, वो है 50 पैसे। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि आज के दिन भी 50 पैसा लीगल टेंडर है। अब वो चलता नहीं, लोगों के पास बचा ही नहीं, बात ये है ना। 50 पैसा चल तो जाए लेकिन लोगों के पास बचा ही नहीं ना। ओके, ध्यान रखना। तो भाइयों 50 पैसा हमारा, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पहले क्या था ना, पहले हमारा 25 पैसा लीगल टेंडर था। पहले हमारा 25 पैसा भी चलता था, 25 पैसा लीगल टेंडर था। लेकिन उसके बाद 2011, आई गेस तारीख थी 30 जून 2011, 30 जून 2011 के बाद क्या हुआ, सरकार ने चेंज कर दिया और बोला कि केवल 50 पैसे के ऊपर जो मनी है वो है आपकी लीगल टेंडर, उसके नीचे का नहीं। ठीक है, तो आज के दिन भी 50 पैसा आपका लीगल टेंडर में आता है, ध्यान रखना। तो ये सही बात है, भारत में 50 पैसे के ऊपर जितने भी आपके हमारे पैसे हैं वो सारे वैलिड है। 50 पैसे के नीचे जितने भी आपके हैं वो लीगल टेंडर नहीं है। सही बात है, सेकंड भी सही है, दोनों सही। तो दोनों सही बात है। और ये ध्यान रखना कि पहले क्या था, 25 पैसे भी चलता था, लेकिन 2011 के बाद सरकार ने 25 पैसे को बंद कर दिया। 50 पैसे या उससे ऊपर जो भी आपके मनी है वो लीगल टेंडर है। बट पॉइंट ये है कि आजकल लोगों के पास ना तो 1 रुपए है ना 50 पैसे हैं, है ना, अठन्नी चवन्नी है ही नहीं कुछ। राइट। बचपन में कितना सही होता था ना यार, चवन्नी अठन्नी चलती थी उस टाइम पर हम लोग के, मतलब 2005 6 7 के आसपास। चवन्नी में कुछ मिल रहा है, अठन्नी में कुछ मिल रहा है। कंपट मिलता था, याद है आपको कंपट? एक जमाना था जब 1 रुपए में 16 कंपट मिलता था, 16।
और भाई उससे हम लोग 10 दिन खाते थे उसको। वो दिन था। डीडी आपका होता है डिपॉजिट भाई, जो आप सेविंग में करते हो। ये क्या होता है, अरे भैया आप अमीर लोग हो भाई, नहीं पता आपको। मेरे पास बोहो है, मीट पर लाऊंगा, अच्छा। हाँ बिल्कुल, अरे मीट में, अच्छा हाँ, एक चीज में हम लोग प्लान कर रहे थे कि मीटिंग लखनऊ में करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का कैंपस है, बढ़िया रहेगा यार। हम आपका थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, स्वागत सत्कार अच्छे से कर पाएंगे। इंस्टेड कि हम किसी अनजान शहर में जाएं और फिर वहां ऐसा कुछ करें, है ना। और बेसिकली ये है पॉइंट कि इस बार हमें ऑफलाइन के लिए भी बहुत सारी काम करने हैं, ऑफिस में बहुत सारा काम कराना है ना। तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम यहाँ से दिल्ली एक हफ्ते के लिए जाएं और वहां पर सब कुछ प्लान करें। तो बिल्कुल आपके सारे मेंटर्स अवेलेबल होंगे, हर कोई अवेलेबल होगा, सुपर 100 से लेकर जितने भी लोग होंगे, ठीक है, सब अवेलेबल होंगे टू वेलकम यू ऑल, ठीक है। आइएगा। राइट। ऐसा प्लान कर रहे सब लोग शायद। मेरा बर्थडे है 9 अक्टूबर को, तो शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, ये प्लानिंग मेरी नहीं होगी, ठीक है, टीम की प्लानिंग होगी शायद। बट अगर तब तक रिजल्ट नहीं आया तो फिर उसके बाद करें, ठीक है, मीटअप अपना बढ़िया से। तो तब तक बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन प्लीज नोट कर लेना, ध्यान रखना। आ जाओ एक और क्वेश्चन। चलो पोल दे रहा हूँ। मनी की वैल्यू, पोल क्या मैं कर दे रहा हूँ, मनी की वैल्यू आपकी यूनिवर्सली होती है प्राइस लेवल से। प्राइस बढ़ता जाएगा, मनी की वैल्यू कम होती जाएगी, ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलो सीएपीएफ का सवाल है, पोल में जवाब चाहिए भैया। ध्यान से करना पड़ के। हाँ भाई डन, कर लिया। तो उसमें पूछा गया है नैरो मनी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ वी डिफाइन नैरो मनी। हम्म। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि नैरो मनी हमारी कौन सी मनी है दोस्तों। नैरो मनी हमारी कौन सी है, M1 और M2, ठीक है भाई। M1 और M2 है आपकी नैरो मनी, यही तो था ना। हम्म। M1 और M2 को हम कहते हैं नैरो मनी। तो इसमें देखो करेंसी डीडी, ठीक, करेंसी डीडी और सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, करेंसी डीडी नेट टाइम डिपॉजिट। ओके। तो जो आपका टाइम डिपॉजिट होता है, क्या वो पार्ट है आपकी नैरो मनी का जवानों, इज इट पार्ट ऑफ नैरो मनी। बोलो नहीं भैया, वो तो आपका M3 हो गया ना, ठीक है, तो ये गलत है। ये भी आपका गलत है, तो आपका M4 है शायद। बचे दो, करेंसी नोट्स डीडी और साथ में सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। अब देखो आप बोलोगे भैया ये भी तो आंसर है, हाँ बिल्कुल आंसर है ये, लेकिन ये पूरा इंक्लूड है इसमें बी में भाई। आप में से जिसने ए टिक किया है दोस्तों, जो ए में जो भी लिखा है वो तो बी में इंक्लूड है ही ना। और उसके साथ साथ आपके हमारे ये पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग बैंक भी तो होते हैं आपके नैरो मनी में। M2 है ना ये, तो M1 तो नैरो मनी है ही है, लेकिन M2 भी नैरो मनी होती है ना। और M2 में क्या क्या होता है, M2 में M1 तो होता है, M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस होता है। आंसर इसका बी है, क्योंकि बी में M1 तो है ही है, साथ में पोस्ट ऑफिस भी है। राइट, कितना एकदम इजी सवाल।
और 70% लोगों से हो गया। शाबाश। आ जाओ, सीएबीएफ का सवाल था। और क्वेश्चन नंबर 58, दिमाग वाला सवाल है, सीएपीएफ का पीवाईक्यू है। चलो बताओ, बताओ जवानों। टनननन। 15 अगस्त पे यार, 15 अगस्त पे इस बार उतना कुछ बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपका एग्जाम करीब है और दूसरा बारिश भी बहुत हो रही है ना यार लखनऊ में। बस फ्लैग होइस्ट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। लड्डू खाएंगे, समोसा खाएंगे ये लोग और किसी को देशभक्ति गाना सुनाना होगा, देश रंगीले रंगीला पर नाचना होगा, तो वो नाच लेंगे, बस इतना ही होगा। और भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया इस बार यार प्लानिंग में, बिकॉज ये साइकिल में यार टाइम कम होता है, पता है। जैसे जब हम लोग 26 जनवरी वाले साइकिल में होंगे ना, तो 26 जनवरी में क्या है कि उस वहां से एग्जाम 2.5 महीने दूर होता है। तो उधर आप बहुत अच्छे से फंक्शन करते हो, बहुत अच्छे से, हम 2 दिन उसमें इन्वेस्ट करते हैं, 3 दिन 4 दिन रिहर्सल करते हैं, मजे मजे से, मतलब मस्त माहौल बनता है। लेकिन इस बार कुछ नहीं हो सकता बिकॉज टाइम नहीं है। बट स्टिल कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब जितने भी हमारे ग्रुप है ना, सुपर 100 के और सुपर 50 के, ऑलमोस्ट 15-16 ग्रुप हैं। मतलब 15-16 मेंटर पे 15-16 ग्रुप हैं। तो हर ग्रुप से एक एक लोग आकर स्पीच या फिर सॉन्ग ये कर लेंगे बस। ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन तुम बस इतना ही है कि देशभक्ति की भावना जीवित रखो अपने दिल में, और मेहनत करते रहो यार, आगे बढ़ते रहो, बस यही है। और ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन फेयरवेल में करेंगे, ठीक है। इस बार जो फेयरवेल करेंगे हम लोग, फेयरवेल में सारे मेंटर आपके रहेंगे। चलो भैया, हो गया। आपसे सवाल पूछा गया है कि जरा बताओ, अगर किसी को मनी बनना है तो उसके लिए उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। ये तो बड़ा आसान है। बिल्कुल एक्सचेंज प्रोसेस का वो माध्यम बने ना भाई। आपको कुछ खरीदना है, कुछ चाहिए, दूध खरीदना है, तो वहां पर मनी एक माध्यम होगा ना, तो बिल्कुल सही है पहला। स्टैंडर्ड यूनिट हो फॉर कोटिंग प्राइस, बिल्कुल सही बात है भैया। स्टैंडर्ड यूनिट हो कि भैया ये चीज 1 लाख की है, ये चीज 2 लाख की है, ये चीज 5 रुपए की है, 20 रुपए की है, ये भी सही है। जब 1 और 2 सही है तो तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। बचे 2 ऑप्शन। मस्ट बी इजिली डिविजिबल और हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूसेस। अब ये बताओ, कोई लॉजिक है इसका। हाँ, अल्टरनेटिव उसके यूज हाई हो भाई। अगर 50 रुपए है, तो 50 रुपए में जो मिल सकता है वही आपको मिलेगा ना। उसका अल्टरनेटिव हाई यूज कैसे हो सकता है। तो इसका कोई सेंस नहीं है। थर्ड आपका सही है कि वो मनी आपके लिए इजिली अवेलेबल भी हो। ऐसा ना हो कि भाई, है ना, कि कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं तो खर्च क्या करें, है ना। आप इजिली कमा पाओ, ये मतलब है। तो 1 2 3 आपका आंसर था, बेसिक क्वेश्चन था। फिर सीडीएस का एक और क्वेश्चन था भाइयों। सीडीएस 2022 का सवाल है, ये तो कर लिया हमने ऊपर शायद। चलो, 2 क्वेश्चन अभी और हैं, देख लो कितने सवाल आते हैं। सीडीएस 2023 हर दूसरे पेपर में आपका सवाल मिला हुआ है। 31st क्वेश्चन, पोल दे रहा हूं, पोल में टिक करना दोस्तों। सवाल है दोस्तों कि इनमें से नैरो मनी की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। डन। बस लैंग्वेज में ना कंफ्यूज कर देते हैं वो। बताइए।
देखो सबसे पहले बात तो आपका फोर्थ नहीं होगा। फोर्थ क्यों नहीं होगा? बैंकर डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि जो आपकी कमर्शियल बैंक रखती हैं पैसा, कमर्शियल बैंक जो अपने अकाउंट में रखती हैं पैसा, उसको बोलते हैं बैंकर्स डिपॉजिट्स। तो ये तो ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, तो फोर्थ नहीं होने वाला। चलो अब दो ऑप्शन तुम्हारे लिए बचे, बताओ। हम्म, हो गया। इजी। सो क्वेश्चन वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी? देखो पहले तो आपका सही है ना? पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। क्या दिक्कत है? पहले में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सही है। ठीक। दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी सही है। तीसरा आपका है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है अदर डिपॉजिट्स। पहली बात तो अदर डिपॉजिट्स में आता क्या क्या है? अदर डिपॉजिट्स में आपका आता है, जैसे मान लो आईएमएफ के साथ आपने कुछ पैसा रखा हुआ है, राइट? आईएमएफ वगैरह के साथ आपने कुछ पैसा रखा हुआ है, या जितने आपके फॉरेन सेंट्रल बैंक हैं उनके साथ आपने कुछ पैसा रखा हुआ है, राइट? तो अदर डिपॉजिट्स में खाली आपके वो आते हैं जो आप, जैसे आपने उसमें रखा हुआ है, क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं या सरकार के लेवल पर होते हैं दोस्तों, वो पैसा आपके इसके पार्ट नहीं होते। तो अगर आप गूगल करोगे ना तो इसका आंसर मल्टीपल आंसर दिखाएगा, राइट? इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। थर्ड, थर्ड में आपका सही मान सकते हो, अदर डिपॉजिट्स को आप सही मानते हो, लेकिन अदर डिपॉजिट्स में ना, अदर डिपॉजिट्स में आपके दोस्तों हमारे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें आपकी जो गवर्नमेंट पैसा रखती है वो भी आ जाएगा ना, राइट? जो आपकी हमारी बाकी गवर्नमेंट बैंक्स पैसा रखती हैं वो भी आ जाएगा ना। ओके। इसलिए पूरा डेफिनेशन सही नहीं है, राइट? आधा डेफिनेशन सही है, लेकिन स्पेसिफिकली उसने मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन 1 और 2 तो आपका बिल्कुल सही है। चलो बताओ एक और क्वेश्चन, 74। बताइए दोस्त। आसान। इजी। चलो जी आ जाओ, बढ़िया। शाबाश। वेरी इजी क्वेश्चन। 90% लोगों ने कर लिया। आपसे बोला गया M1 में क्या आएगा? अच्छा ऊपर किया तो हमने, अरे भैया तभी तो मुझे लगा कैसे कर लिया तुमने जल्दी। आ जाओ। अब नियर मनी क्या होता है? नियर मनी में आपका दोस्तों क्या आएगा? व्हाट इज नियर मनी? सही में नहीं आता, ठीक है। नियर मनी आपका दोस्तों वो पैसा है जिसको, जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। ध्यान सुनना। नियर मनी आपका वो पैसा है दैट इज नॉट एक्चुअल कैश, बट जब नीड होगी तो आप इसको क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो, बट कैन बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। ठीक। विथ लिटिल या विथ लिटिल और नो लॉस ऑफ वैल्यू। क्या मतलब हुआ भैया इसका? मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एफडी करा रखा है ना? तो एफडी को आप तुरंत यूज नहीं कर पाओगे ना।
एफडी इज अ नियर मनी। नियर मनी का मतलब एफडी को ब्रेक कर दो, उस पैसे को यूज कर लो। ऐसे आपके ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं, एफडी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गए हमारे, राइट। सेविंग बॉन्ड्स वगैरह होते हैं आपके, जिनको आप बेचकर क्या कर सकते हो, तुरंत पैसा ले सकते हो। या आपकी फॉरेन करेंसीज होती हैं। फॉरेन करेंसीज कैसे भैया? अगर तुम डॉलर का एक नोट लेकर घूम रहे हो, क्या उस डॉलर के नोट से तुम भारत में कोई सामान खरीद सकते हो क्या तुरंत? नहीं खरीद सकते ना भाई। हाँ, वो नियर मनी है। नियर मनी का मतलब कि मनी के बहुत नजदीक है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा कि भाई डॉलर को यार कन्वर्ट करो रुपीज में, तब आप यूज कर पाओगे। तो नियर मनी इज दैट मनी जो कि मनी के बहुत नजदीक होता है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेविंग इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखने, गलती से यहां पे लिखा हुआ है। सेविंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। सेविंग तो आपका रियल मनी होता है। सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसा है वो तो आपका रियल मनी होता है, लेकिन जो आपका एफडी है, ट्रेजरी बिल, सेविंग बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसीज, ये सारे दोस्तों जो आपके होते हैं, ये सब हम नियर मनी में दोस्तों आपके फॉल करता है। सिंपल। ठीक है, आई। अब ये आपका क्वेश्चन आ रखा है, आराम से कर लोगे। फिर आपका आता है डिजिटल रुपी। क्या होता है भैया जी? आजकल जो भी आपके डिजिटल मनी चल रही है वो पूरा है आपका। ठीक है, डिजिटल रुपी वगैरह आपकी हमारी वो पूरी कहानी है आपका। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है सीख लो। डिजिटल मनी से याद आ गया, क्रिप्टो करेंसी हमारी क्या होती है? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? तो भाई क्रिप्टो करेंसी, पहली बात तो ये हमारा, सोचो अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो कि आप एक पानी पूरी खाने के लिए एक बिटकॉइन दे रहे हो तो ये जो आपके बिटकॉइन हो गए, है ना, इथीरियम हो गया। एक बार एग्जाम में सवाल आया था कि बिटकॉइन, इथीरियम, ये सब हमारे क्या है? इथीरियम, ये सब हमारे क्या है? सोलाना हो गया आपका, डॉज कॉइन हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे दोस्तों हमारे क्या हैं? क्रिप्टो करेंसीज होती। ठीक है, दीज आर हमारे क्रिप्टो करेंसी भैया जी। राइट बालक, ध्यान रखना, ये हमारे हैं क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या रियल मनी है? हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी हमारी जो होती है वो हमारी रियल मनी, मतलब भारत की अगर मैं बात करूं, देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ये आपकी वैलिड, लेकिन भारत में ये वैलिड नहीं है। ये एक प्रकार की आपकी डिजिटल मनी होती। इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल मनी। डिजिटल मनी का मतलब क्या हुआ कि ये बस कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट करती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। समझे? मतलब एक सीक्रेट। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? कोई चीज जैसे आपने सुना होगा ना कि व्हाट्सएप में जब आप चैट करते हो तो उसमें क्या लिखा होता है कि दीज चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब ये होता है कोई चीज छिपी हुई। तो ये कुछ कोड्स में दोस्तों छिपी हुई होती है आपकी सारी ट्रांजेक्शन, इसीलिए सरकारें इसको वैलिड नहीं करती। भारत में वैलिड क्यों नहीं है, या 30% टैक्स क्यों है आपके क्रिप्टो पर ट्रेडिंग करने पर? उसका पर्पज यही है, बिकॉज आप यू कैन नॉट ट्रैक दिस मनी, है ना। अब जैसे भारत की करेंसी है रुपीज, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं ना, सरकार ट्रैक कर सकती है कि भैया पैसा कहां से आया, कहां तुमने खर्च किया, कहां गया, किसके बैंक अकाउंट में गया। बट क्रिप्टो में ऐसा कुछ है ही नहीं ना। क्रिप्टो तो आपका केवल डिजिटल है ना तो कॉइन है ना नोट है। इट इज 100% ऑनलाइन। क्रिप्टो इज हमारी 100% ऑनलाइन, तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे ना। पहली बात तो ये रीजन है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसको, जैसे अभी भारत में क्या है, रुपीज चल रही, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करती है। लेकिन क्रिप्टो को कंट्रोल कौन करता है? कोई नहीं करता। कंप्यूटर के कोड करते हैं कंट्रोल। तो मतलब इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाई एनीवन ना। तो इसको बोलते हैं कि यार आपकी सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है हमारी। समझे? ये ध्यान रखना। और इसके बाद सप्लाई भी इसकी लिमिटेड है, राइट। सप्लाई भी लिमिटेड होती है। मनी का क्या है कि आप प्रिंट कर सकते हो, है ना, लेकिन क्रिप्टो में क्या है कि आपकी सप्लाई होती है लिमिटेड आपकी। तो ये ध्यान रखना, जैसे एक हमारा बिल्कुल बिनांस कॉइन हो गया, रिपल हो गया, सोलाना हो गया, डोज हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सारे आपके होते हैं क्रिप्टो कॉइन हमारे। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो क्रिप्टो हमारी क्या है कि ऐसी करेंसी जिसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। सिंपल आपके कंप्यूटर कोड पर वो आपको दिख रहा है एक मनी जो कि रियल मनी नहीं। ये आपका होता है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी भैया जी। अब एक सवाल आ रखा है, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, स्टिल ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर। सवाल दोस्तों ये है कि डिजिटल रुपए के बारे में आप क्या सोचते हो? इसमें से कौन सा करेक्ट है? आई गेस सीएपीएफ का सवाल है। ये एक फॉरेन करेंसी है इशूड बाय आरबीआई। पूछा क्या गया है इसमें से?
ओके, कौन सा करेक्ट है आपका? ठीक है, डिजिटल रुपी के बारे में आप दोस्तों क्या सोचते हो? अब ये डिजिटल, ये मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सवाल नहीं पूछ रहा हूं दोस्तों। ओके, ध्यान सुनना। मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं डिजिटल रुपी हमारा क्या होता है, राइट? तो डिजिटल रुपीज जैसे आपका 500 हजार की नोट है, कॉइन है, ऐसे ही दोस्तों डिजिटल करेंसी होती है जो आरबीआई इशू करती है। बिल्कुल लीगल टेंडर होता है आपका। पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं। जो आपका डिजिटल करेंसी है भारत की, जिसको आप ई रूपी कहते हो, ऐसे ई रूपी कहा जाता है इसको, ठीक है? ये आपका पहली बात तो लीगल टेंडर होता है, ठीक है जी। ये एग्जिस्ट करता है डिजिटली, ठीक है जी। और ये 100% इट इज बैक्ड बाई आरबीआई, मतलब आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, बिल्कुल इट इज नॉट सेम एज क्रिप्टो करेंसी, ठीक? ध्यान रखना। अरे जो आपके वॉलेट में पैसा पड़ा होता है उसी को बोलते हैं डिजिटल पैसा यार, खत्म। भैया जी, जो आप हमारा करते रहते हो ना, जैसे जैसे यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई में आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करते हो, लेकिन डिजिटल रुपी में क्या होता है कि आपका पैसा वॉलेट में पड़ा होता है, डिजिटल वॉलेट में, समझे? वहां से जाता है, उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट की नीड नहीं होती। ये फायदा होता है, ठीक? चलो आ जाओ। अब यहां पे क्वेश्चन था कि एक फॉरेन करेंसी है जिसको आरबीआई ने इशू किया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, बिल्कुल। अगर ये लीगल टेंडर है भाइयों, तो जो काम रियल मनी करेगी वही काम ये करेगी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई लोन वगैरह हो गया, डेट वगैरह हो गया। अब ये अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइबिलिटी क्या होता है ना, लोन क्या होता है, डेट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, ये सब आप अलग से पढ़ोगे। लेकिन सिंपल है कि जो काम रियल मनी में होता है वही काम आपके डिजिटल मनी में दोस्तों आपका होता है। वही सेम चीज हमारे होता है डिजिटल मनी में। तो ये हमारा क्या है, आपका दोस्तों लीगल करेंसी है, और ये आपका आरबीआई के बैलेंस शीट पर बिल्कुल ये आपका हमारा अपीयर होता है। तीसरा, इट इज इशूड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। क्यों भैया, ये नॉर्मल मनी है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इशू किया जाएगा, ऐसा तो कुछ लॉजिक है नहीं यहां पर। और इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी, बिल्कुल आप वहां से निकाल भी सकते हो ना। मतलब जब भी डिजिटल रुपी की मैं बात करूं, आप इमेजिन किया करो पेटीएम वॉलेट, कर सकते हो, होता है ना वॉलेट आपके। पेटीएम वॉलेट में क्या होता है, पेटीएम वॉलेट में आपने पैसा रखा हुआ है, आप उसको कहीं भेजकर कन्वर्ट कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, राइट? जो रूल्स रेगुलेशन बाकी पैसे के लिए हैं, आरबीआई के सेम रूल्स आपके यहां लगेंगे। सिंपल। ओनली डिफरेंस इज कि नॉर्मल पैसे के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, लेकिन जो आपने डिजिटल रखा हुआ है वॉलेट वगैरह, उसकी एक लिमिट होती है, उसमें आपको बैंक अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती। सिंपल, वॉलेट में आपका रखा होता है। तो कितना इजी क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सोचने वाला क्वेश्चन था। थर्ड रॉन्ग है हमारा, तो आंसर हमारा डी होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ये कुछ नई चीज आपने सीखी होगी जो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको हम डिजिटल मनी कहते हैं। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भारत में वैलिड नहीं है। क्रिप्टो को साइड में रख दो, ठीक? वो भी आपकी डिजिटली अवेलेबल है, उस पर किसी का कोई रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए भारत में क्रिप्टो इज नॉट, अभी हम उसको यूज नहीं करते। आते हैं अपने पैसे पर। एक हमारा पैसा होता है जो आपके हमारे हाथ में है, हमारे अकाउंट्स में है, बैंक में है। एक दूसरा पैसा होता है डिजिटल रुपी। इस पैसे पर भी सरकार की सारी रेगुलेशंस हैं, आरबीआई की सारी गाइडलाइंस हैं, सारी रेगुलेशंस हैं। जैसे नॉर्मल पैसे पर कोई भी रूल्स लगता है, सेम आपका यहां पे लगता है। द ओनली डिफरेंस इज कि आपका ये डिजिटल फॉर्म में होता है, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस। खरा, चलो भैया जी, मजा आ गया। ये बता दो बढ़िया से मनी पढ़ने में भैया, मनी मनी हो गया, पैसा पैसा पैसा। नियर मनी क्लियर था बढ़िया से? व्हाट वाज नियर मनी? नियर मनी मतलब जो एकदम मनी के नजदीक हो, मतलब भैया एफडी रखा है, एफडी को तोड़ लेंगे, पैसा हमको मिल जाएगा, खत्म। अभी हाँ, एक मैंने आपको वही पढ़ाया था ना, भूटान बना था ना आपका पहला देश जिसने क्रिप्टो एक्सेप्ट करना शुरू किया था। अंबानी जी के पास किस टाइप का पैसा है? बहुत पैसा है भैया। ऑटो स्वाइप, ऑटो स्वाइप क्या होता है? अरे वो तो कार्ड्स ऑफर करती है ना कि आपका एक लिमिट तक स्वाइप कर दो तो आपको कोड डालना नहीं पड़ता। हम्म। भैया नियर मनी में आ लिटिल आएगा,
अच्छा सर, सॉरी सर। 6 बजे आपने ज्वाइन किया था, ओके। M4 में M1 इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं, M4 में सब इन्वॉल्व है सूरज जी, इसलिए तो आपका वो लीस्ट लिक्विड है। चलो मस्त लगा मुझे, अच्छा। अच्छा लगा। लाइबिलिटी पढ़ा, अरे लाइबिलिटी का मतलब क्या है, तुमने लोन ले रखा है भाई, वही लाइबिलिटी है तुम्हारी। तुम्हारे पास 10 तो लोन है, उसका तुम भर रहे हो, क्या कहते हैं, ब्याज, वही तुम्हारी लाइबिलिटी है यार। इसी को लाइबिलिटी बोलते हैं। ऐसे ही सरकार क्या करती है, बोरोइंग करती है, लोन लेती है, तो वो सरकार की लाइबिलिटी होती है। ठीक है। तो भाइयों ये आपका खत्म है, अब मैं, राइट, चलो बस एक मैं आपको बस इंट्रो दूंगा, उसके बाद कल ही पढ़ाऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना। मॉनेटरी पॉलिसी, पहली बात तो आपकी दो पॉलिसी हम पढ़ेंगे। अब जब आपने पैसा पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया भैया, पैसा ही तो रियल बॉस है हमारा। पैसा इज द रियल बॉस। ओके। पैसा इज रियल बॉस हमारा। बोलो हाँ। ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि भैया इस पैसे को रेगुलेट भी तो करना होता होगा। बोलो हाँ। है ना। पैसे को कोई रेगुलेट भी, कोई कंट्रोल भी तो करता होगा ना भाई। राइट। अच्छा। अब अगर पैसा इतना जरूरी है तो कौन इसको रेगुलेट करता है भाइयों। तो इसके लिए आपका आता है हमारी दो पॉलिसी। एक आती है मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी आती है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी। ठीक, क्या अंतर है भैया। मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों एक रिमोट कंट्रोल होता है। इट इज लाइक अ रिमोट कंट्रोल ऑफ मनी इन अ कंट्री। इसको आरबीआई लेकर आती है, और फिस्कल पॉलिसी सरकार लेकर आती है। ये गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक। दोनों में होता क्या है, राइट, दोनों में यार ये होता है कि आपके मतलब आरबीआई का एक काम होता है पैसा देना, पैसा लेना, और पैसे का फ्लो बरकरार रखना। जब महंगाई खूब बढ़ जाए तो पैसा कम कर देना, जब इकोनॉमी एकदम स्लो हो जाए तो पैसे को इंजेक्ट कर देना इकोनॉमी में। इसी को कंट्रोल करने को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। खत्म। ओके। तो इकोनॉमी का एक मैं आपको बेसिक चीज सिखा देता हूं जो जीवन भर याद रखना। जीवन भर याद कर रखोगे कि अगर लोगों के हाथ में पैसा है, अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो लोग खर्च करेंगे, आईफोन खरीदेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, पॉपकॉर्न खरीदेंगे। अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो लोग खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो सामान के प्राइसेस बढ़ेंगे, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। बोलो हाँ भैया, समझ गए। दूसरा, जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो कहां से मूवी देखने जाएंगे भाई। जब लोगों के हाथ में नो पैसा या लेस पैसा, जब पैसा ही कम हो जाएगा भैया, तो खर्च क्या करेंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे बेचारे। जब खर्च नहीं कर पाएंगे तो प्राइसेस चीजों के डाउन हो जाएंगे, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। आपको लगता होगा कि महंगाई कम होने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है। महंगाई कम होने से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, पता है आपको। समझे। महंगाई कम होने से लोगों को रोजगार नहीं मिलता बालक, ध्यान रखना। तो अब देखो आरबीआई के पास कितना चैलेंज होता है। आरबीआई को यह भी देखना होता है कि महंगाई बढ़ ना जाए, महंगाई बढ़ जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आरबीआई को यह भी देखना होता है कि यार इतना भी इकोनॉमी स्लो ना हो जाए कि लोगों के हाथ में पैसा ही ना बचे। तो एक बैलेंस बना के रखना होता है दोनों के बीच में। इसी बैलेंस को बनाने के लिए जो पॉलिसी सरकार, सॉरी आरबीआई लेकर आती है, उस पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जहां पर आरबीआई ये कोशिश करती है कि एक बैलेंस बना रहे, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा भी ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि इकोनॉमी एकदम हमारी स्लो चल रही हो। तो लोगों के पास इतना इनफ पैसा हो कि लोग सामान खरीदते रहें। है ना। अब सोचो, जैसे मान लो आपने बैच खरीदा, ठीक है, ऐसा समझो आपके हाथ में पैसा था तभी तो आपने बैच खरीदा ना। अब अगर आप बैच नहीं खरीदते तो मेरा घर कैसे चलता, या मेरे थ्रू 40 लोग जो और हैं यहां पर जिनका घर चल रहा है वो नहीं चलता ना मेरे भाई। समझे। 40 लोग का घर और नहीं चलता ना।
तो सोचो अगर अभी महंगाई कम होती तो आपके हाथ में पैसा होता ही नहीं। जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता तो आप मुझे ना देते, तो मैं 40 लोग में डिवाइड ना करता, तो क्या होता? इकोनॉमी में स्लो डाउन होता ना, वो 40 लोग कहीं और खर्च ना करते, ऐसे करते करते इकोनॉमी से पैसा गायब हो जाता। तो सरकार को ना ये बैलेंस बनाना पड़ता है भाई कि यार लोगों के हाथ में पैसा भी रहे, और ऐसा भी नहीं हो कि इतना पैसा दे दो कि भाई लोग हर कोई आईफोन खरीद ले, है ना। अगर हर कोई आईफोन खरीदने लगेगा तो आईफोन की कीमत 2 लाख पहुंच जाएगी। ओके। तो मैं फिर से आपको समराइज कर दूं कि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है तो लोग खर्च करते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। जब लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, तो महंगाई कम होगी। लेकिन जब खर्च करेंगे लोग तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब खर्च नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ती। इसी के बीच में बैलेंस बनाना काम है मॉनेटरी पॉलिसी का। समझ गए जवानों क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? लोन लेके बैच खरीदा है ये तो पूरा इकोनॉमी ही उल्टी कर दी तुमने भाई। तो 4,000 आप लोन लोन लिया है, कौन सी बैंक ने दिया ये बताओ पहले तुम। अच्छे से मजा आया बताओ, पहले बताओ मजा आया? भाइयों मजा आया? फिजिकल पॉलिसी तो सरकार की पॉलिसी होती है, इसमें आप टैक्स वगैरह कम ज्यादा करते हो, वो तो आपका टैक्स का होता है। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, मेरे पास कितने बिटकॉइन है? एक भी नहीं है भाई। ये यहां से पानी है भाई, हटवाओ इसको। बैंक ऑफ पापा, अच्छा। चलो बढ़िया यार, मजा आ गया। ओके। परचेसिंग पावर इसी को बोलते हैं अनन्या जी। बाकी जो आप पूछ रहे हो वो इकोनॉमी की होती है। जैसे जब हम जीडीपी की लिस्ट बनाते हैं ना, तो एक होता है कि जीडीपी के हिसाब से कौन सा देश टॉप पर है, एक होता है पीपीपी के आपके हिसाब से, या आपके हमारे पीपीपी के हिसाब से कौन है, सिखाऊंगा मैं आपको। चलो, इसमें होता है कि जैसे मान लो यहाँ का 100 रुपए अमेरिका में $1 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो हम उसको एडजस्ट करके फिर बताते हैं कि कौन ज्यादा कौन उस पे। ठीक है। एमआई पर बैच लिया, ड्रीम 11 पर टीम बनाने के लिए, अच्छा। ड्रीम 11 का वॉलेट वाला पैसा कौन सा पैसा है? बिल्कुल आपका डिजिटल मनी है। चलो ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। और बहुत प्यारा टॉपिक है, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा आपको जब मैं आपको ये पीवाईक्यूज दिखाऊंगा। अभी तो नीचे और पीवाईक्यूज आएंगे, कोलेटरल क्या होता है, और आपके हमारे एसएलआर क्या होते हैं, सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, पब्लिक डेट, रेवेन्यू, सीआरआर, मनी मल्टीप्लायर कर लोगे इसको तुम, राइट। ये सारे रेट पढ़ लोगे। एलएफआर क्या होता है भैया जी, एसएलआर क्या होता है, इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे गरीबी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इकोनॉमी में कुछ लिमिटेड ही चीजें हमें पढ़नी होती हैं, लेकिन स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप पढ़ो तो फिर मजा ही आ जाए। चलो ठीक है भैया, अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए ना। तो डिमांड सप्लाई की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो प्राइस की बात कर रहे हैं, राइट। जब पैसा बहुत ज्यादा होगा तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, क्यों? बिकॉज बहुत खरीदार है ना, और चीज कम है। भाई खरीदार बहुत है, चीज कम है। लेकिन जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो खरीदार ही नहीं बचेंगे ना, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे, मेरी क्लास है 8 बजे से, लंबी क्लास है यार, ठीक है। एक बार जरा स्लाइड में देख लो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, वरना इसको भी हम पढ़ते, कोई नहीं। थैंक यू जल्दी आने के लिए, राइट। अभी आप आधे घंटे 45 मिनट ब्रेक ले लो। जितने लोग एस्कैट दे रहे हो, रिक्वेस्ट है, राइट। तुम अकेले नहीं पढ़ते, ट्रस्ट में आपको मजा ना आए तो बताना। 8 बजे आ जाना, एक बार बुलाने पर, 10 बार मैं नहीं बुलाऊंगा। 8 PM पर सब लोग हाजिर हो जाना, बहुत मजा आएगा तुमको पढ़ने में, ठीक। और एक सवाल आपके लिए, मुझे बताओ 15 अगस्त 1950 को दिन कौन सा था? ये निकाल कर आना, और अगर आपको नहीं आता निकालना तो मैं सिखाऊंगा आज, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन क्लास 45 मिनट के बाद।